नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में देखो एक ही आर्टिकल डिस्कस करने लायक है टेलीमेडिसिन से संबंधित। ये ऊपर जो आर्टिकल है ये वही एलआईसी पर तनाव को कम करने के लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसी से संबंधित है। ज़्यादातर पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, नए पॉइंट्स नहीं हैं। बट देखो एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बॉर्डर मैनेजमेंट से संबंधित। ये सिलेबस का टॉपिक है जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी में, तो उसको हम आज डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं ताकि सिलेबस का एक टॉपिक भी आपका कवर हो जाए। और तीसरे नंबर पे डिजिटल सर्विस टैक्स से संबंधित 2-3 नए पॉइंट हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल टेलीमेडिसिन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे हमारी आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले हम मतलब जानते हैं टेलीमेडिसिन का। देखो टेलीमेडिसिन में क्या होता है, टेलीकॉम या फिर वर्चुअल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है दूर दराज के एरियाज में हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए। आमतौर पे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में क्या होता है, आप हेल्थ केयर सेंटर में जाते हो और अपना इलाज करवाते हो। लेकिन टेलीमेडिसिन में क्या होगा, मान लीजिए दूर दराज के एरिया में किसी गांव में कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज़ का पेशेंट है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेगा, कंसल्ट करेगा गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में बैठे डॉक्टर से। तो इस प्रकार से मेदांता में बैठा जो स्पेशलिस्ट है वो दूर दराज के गांव में भी हार्ट रिलेटेड पेशेंट को कंसल्ट कर सकेगा, बता सकेगा कि आपको किस प्रकार से इलाज करवाना चाहिए। यही है टेलीमेडिसिन। टेली का मतलब होता है दूर, काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जैसे टेलीग्राफ, टेलीकम्युनिकेशन, सभी में यही होता है, डिस्टेंस फैक्टर इन्वॉल्व होता है। टेलीमेडिसिन देखो इंडिया जैसे देशों के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इंडिया में डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है, खास करके रूरल एरियाज़ में। शहरों में फिर भी डॉक्टर्स की संख्या ठीक ठाक है। हालांकि WHO के हिसाब से जितनी रेशो होनी चाहिए डॉक्टर टू पेशेंट की, उसके हिसाब से शहरों में भी डॉक्टर्स की संख्या कम है, लेकिन गाँव में डॉक्टर्स की संख्या और भी कम है। ये तो हमने बात कर ली थोड़ी बेसिक्स की कि टेलीमेडिसिन का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो जब कोविड-19 की महामारी आई तो बहुत से हेल्थ केयर वर्कर्स उनको रीअसाइन किया गया कोविड-19 की स्पेशलिटीज़ में काम करने के लिए। समझ गए, जैसे कोई वर्कर पहले इम्यूनाइजेशन का काम करता था, छोटे बच्चों को वैक्सीन देने का काम करता था, लेकिन जैसे ही ये महामारी आई उसको काम दिया गया कि अब आपको कोविड-19 की फैसिलिटी में काम करना है। इसके साथ साथ देखो बहुत से लोग जो किसी दूसरी प्रकार से नॉन इमरजेंसी इलनेस से सफ़र कर रहे थे, जैसे कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, किसी को टीबी के लक्षण हैं, ऐसे लोगों ने भी हॉस्पिटल में आना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको डर लगने लगा, हॉस्पिटल में जाएंगे तो कहीं कोविड-19 का ट्रांसमिशन ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इसकी वजह से लॉकडाउन के पीरियड में यानी अप्रैल से दिसंबर के बीच टीबी केसेस के डिटेक्शन जो था वो 50% कम हो गया, क्योंकि टीबी के लक्षण वाले लोग जा ही नहीं रहे थे हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, मतलब इवन टेस्ट करवाने के लिए कि पता लग जाए कि उनको टीबी है। एंटीनेटल केयर यानी पेरेंटल केयर जो विजिट्स थी वो भी कम हो गए बाय 56%। डायबिटीज़ के पेशेंट्स उन्होंने रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल में जाना बंद कर दिया, और कैंसर केयर भी प्रभावित हुई। और जबकि देखो फिर से यहाँ पर आप रूरल एरियाज़ का डायमेंशन ऐड कीजिए। चलो अर्बन एरियाज़ में तो लोगों ने जाना कम किया, रूरल एरियाज़ में तो ऐसी फैसिलिटी ही कम अवेलेबल होती हैं, उनको तो शहरों में जाना पड़ता है इस प्रकार की फैसिलिटीज़ को अवेल करवाने के लिए। मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन आमतौर पे ये बात सेफली कही जा सकती है कि रूरल एरियाज़ में एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो देखो जब लॉकडाउन लगा या फिर उसके बाद भी रूरल एरियाज़ के लोगों ने शहरों में जाना कम कर दिया कोविड-19 के डर से, तो उनको और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट का सामना करना पड़ा। कोविड-19 की वजह से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। अब देखो ऐसी ही सिचुएशन में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से कोविड-19 के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। कैसे? टेलीमेडिसिन की सहायता से। गाँव में बैठे जो लोग हैं वो टेलीमेडिसिन की सहायता से एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। इसके लिए देखो गवर्नमेंट ने भी
एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ई संजीवनी, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वैसे भी प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और काफ़ी सारे जो एनजीओज हैं वो भी अनडिजर्व पॉपुलेशन में यानी अंडर डेवलप्ड रीजन्स में वर्चुअल एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं जनता को एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए। अब बात करें ई संजीवनी प्लेटफॉर्म की, ये तो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये दोनों तरह की इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडर टू पेशेंट, मतलब डॉक्टर सीधा पेशेंट से बात कर सकता है और डॉक्टर आपस में दूसरे डॉक्टर से भी बात कर सकता है। तो दोनों प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ये ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। इसमें ये देखो हब एंड स्पोक मॉडल के बेस पे काम करता है। जैसे बीच में मान लीजिए ये कोई बड़ा गांव है या फिर छोटा सा टाउन है, और इस छोटे टाउन से या फिर बड़े गांव से काफ़ी सारे जो गांव हैं वो जुड़े हुए हैं, और इसी बड़े गांव में है एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस में ये टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, तो बिल्कुल जो नज़दीक के गांव के लोग हैं वो इस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस में आ सकेंगे और इस टेलीमेडिसिन फैसिलिटी का लाभ उठा सकेंगे। इस फैसिलिटी की सहायता से दूर बैठे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे भी कंसल्ट कर सकेंगे। इसके बाद देखो आर्टिकल में एक और कंसेप्ट निकल के आता है, रिमोट शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स। रिमोट शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स में क्या होता है, मान लीजिए कोई डॉक्टर हैं, वो एम्स हॉस्पिटल में बैठी हैं, वो डॉक्टर जो हैं वो टीबी स्पेशलिस्ट हैं। अब रिमोट एरियाज में एक तमिलनाडु का पेशेंट है, वो भी टीबी का पेशेंट है, एक गुजरात में है, एक अरुणाचल प्रदेश में है और एक जेएनके में है। तो देश के अलग अलग कोनों में टीबी के जो ये पेशेंट्स हैं उनको एक साथ कंसल्ट किया जाएगा ग्रुप बना के एम्स के उस डॉक्टर के द्वारा। समझ गए आप? मतलब देश के अलग अलग कोनों में टीबी के पेशेंट्स होंगे तो उनकी जूम मीटिंग ली जाएगी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ एक साथ कंसल्ट किया जाएगा एम्स के डॉक्टर के द्वारा। इसके फायदे क्या होंगे? फायदे देखो इसके बहुत सारे होंगे। सबसे पहला फायदा देखो ये होगा, टाइम बचेगा, डॉक्टर का टाइम बचेगा। कॉमन जो इंस्ट्रक्शंस हैं टीबी से संबंधित वो तो एक ही बार में 5 से 6 पेशेंट्स को दी जा सकती हैं। ये देखो ठीक वैसे ही है, मान लीजिए ऑप्शनल के बेस पे टीचर ग्रुप बना देता है कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स एक ग्रुप में 5-6 स्टूडेंट्स हैं, फिलोसफी के एक स्टूडेंट्स एक साथ एक ग्रुप में, तो बाद में पॉलिटिकल साइंस के उन 5-6 स्टूडेंट्स को टीचर एक साथ संबोधित करता है, एड्रेस करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से। और शुरुआत में तो जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का नेचर क्या है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। उसके बाद हर एक जो स्टूडेंट है उसको इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के आधार पर। ठीक इसी प्रकार से रिमोट शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट में कॉमन डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उनकी एक साथ मीटिंग ली जाती है। कॉमन इंस्ट्रक्शंस देने के बाद उनकी फिर इंडिविजुअल अटेंशन उनको दिया जाता है, क्योंकि हर एक जो पेशेंट है वो अलग तरीके से सफ़र कर रहा होता है डिजीज से, तो इंडिविजुअल अटेंशन तो देना जरूरी ही है। इससे फ़ायदा ये भी होता है पीयर टू पीयर सपोर्ट मिलता है। अब देखो सेम ऑप्शनल के स्टूडेंट्स एक साथ अगर मीटिंग में मौजूद होंगे तो वो एक दूसरे से बात भी कर सकेंगे। जब डॉक्टर एक पर ध्यान दे रहा होगा बाकी स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट्स वो पेशेंट्स में भी ऐसा ही होता है। एक पेशेंट पर जब डॉक्टर ध्यान दे रहे होंगे तो बाकी जो पेशेंट्स हैं वो भी सुन रहे होंगे, उन्हें भी नई नई चीज़ों का पता लगता है, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। और पीयर टू पीयर सपोर्ट भी मिलता है, मतलब एक पेशेंट दूसरों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से हमने फ़ायदे समझे रिमोट शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के। तो आर्टिकल में ये सजेस्ट किया जाता है जो ई संजीवनी या फिर दूसरे टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी देखो शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा अलग अलग गांव में सिमिलर कंडीशंस के जो पेशेंट्स हैं वो एक ही बार में स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट कर सकेंगे, और साथ ही साथ उन्हें एक ही बार में स्पेशलिस्ट से तो उन्होंने कंसल्ट कर लिया, मान लीजिए बाद में फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट करना है, ऐसे जो सप्लीमेंट्री हेल्थ सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करनी है, तो वो भी एक ही बार में प्रोवाइड की जा सकेंगी सिमिलर कंडीशंस के पेशेंट्स को। अब देखो इस वर्चुअल शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स की सहायता से
कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में काफ़ी तरह की जो भ्रांतियां फैल रही हैं उन्हें भी दूर किया जा सकता है। जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो वर्चुअली बात कर सकते हैं अलग अलग गांव में लोगों से और उन्हें गाइड कर सकते हैं कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है ये गलत है, आप कोविड-19 की वैक्सीन लगाइए। वैसे तो देखो सरकार भी चुनाव प्रचार कर रही है और आप भी कॉल करते हो तो आपको भी ये कॉलर ट्यून सुनाई देती है, अपनी बारी में आप वैक्सीन जरूर लगवाइए। लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो बेशक वो देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो, उसका तो अलग ही इंपैक्ट पड़ता है। बट देखो ऐसा करने में एक इशू सामने आ सकता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो, कैसे वर्चुअल मीटिंग्स कंडक्ट करनी है या फिर कैसे उनमें पार्टिसिपेट करना है। तो देखो इको एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन करता है। तो इस प्लेटफॉर्म की सहायता से ट्रेन किया जा सकता है प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स को कि कैसे वर्चुअल मीटिंग्स को कंडक्ट करना है और कैसे उनमें पार्टिसिपेट करना है। जब देखो गांव का कोई पर्सन इस प्रकार की मीटिंग में पार्टिसिपेट करके घर लौटेगा तो वो अपना एक्सपीरियंस दूसरे लोगों से भी शेयर करेगा, तो फिर और लोग जागृत होंगे इस प्रकार की मीटिंग्स में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला जाता है, वैसे भी देखो इंडिया के पास अभी एडवांटेज है। इंडिया में अभी इंटरनेट सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। इंडिया में डेटा भी बहुत ज़्यादा सस्ता है, क्यों ना इस डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा उठाया जाए हेल्थ केयर सेक्टर में भी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया टेलीमेडिसिन के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बॉर्डर सिक्योरिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो पास्ट में यूपीएससी ने पूछे हैं मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर एरिया से संबंधित। एक बार आप नज़र डाल सकते हो स्लाइड को रोककर, वीडियो को रोककर। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। हम बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखो इंडिया का टोटल लेंथ कितनी है लैंड बॉर्डर की? 15,106 किलोमीटर। इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। कोस्ट लाइन कितनी है इंडिया की? कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर्स। तो देखो काफ़ी लेंथी हमारा बॉर्डर है और अलग अलग एरियाज में आपको अलग अलग तरह का टेरेन और अलग अलग तरह की क्लाइमेट कंडीशंस देखने को मिलेंगी। जैसे राजस्थान में पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जो लगता है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। सियाचिन में आप देखिए कैसी कंडीशंस हैं, और ये कोस्ट लाइन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यहाँ पे कैसी कंडीशंस हैं। तो अलग अलग जगहों पर टेरेन और क्लाइमेट कंडीशंस अलग अलग हैं और कई कई जगह पे जो नेबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल हैं। जैसे लद्दाख रीजन में अभी तो एग्रीमेंट साइन हो चुका है चाइना के साथ हाल ही में, बट आपको भी पता है कितनी टेंशंस थी गलवान वैली की घटना के बाद, और पाकिस्तान कितना ज़्यादा हॉस्टाइल है आप देख सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर में लगातार पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश की जाती है। इसलिए बॉर्डर मैनेजमेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी ये दोनों देखो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, पहले बात करते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट की। ये एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे। सबसे पहला इशू है, मतलब इश्यूज की हम बात कर रहे हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट में इश्यूज क्या क्या हैं। सबसे पहला इशू है इशू ऑफ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? जब देखो कोई जो मटेरियल होता है वो इस प्रकार का होता है कि वो अपने नेचर के कारण लिक्विड या फिर गैसेस को आने देता है अंदर, तो उसे कहा जाता है परमिएबल। तो हमारा जो बॉर्डर है ना काफ़ी ज़्यादा परमिएबल है। कहीं कहीं पर नदी आपको देखने को मिलेगी, कहीं पर मार्सेस देखने को मिलेंगे, कहीं पर माउंटेन्स देखने को मिलेंगे बॉर्डर एरियाज में। तो इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी आसान हो जाती है। चप्पे चप्पे पर तो आप सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को नहीं खड़ा कर सकते ना। तो परमिएबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है बॉर्डर की मैनेजमेंट में। तो इसलिए इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन्स, ड्रग्स, आर्म्स एंड इन्फिल्ट्रेशन। दूसरा है ऑगमेंटेड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हमारे आस पड़ोस के देशों से टेररिज्म काफ़ी होता है, जैसे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा होता है। शेलिंग करके यानी सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ के गोलियां दागते हैं पाकिस्तान के आर्मी वाले, और इसी आड़ में जो आतंकवादी हैं वो इंडिया की बाउंड्री में घुस जाते हैं। म्यांमार
में इंसर्जेंट ग्रुप्स के जो लोग हैं वो जाके अपना ठिकाना बनाते हैं और बार बार इंडिया आते रहते हैं अटैक्स को कैरी आउट करने के लिए। बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशंस अभी काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर शेख हसीना की गवर्नमेंट है, तो इंसर्जेंट ग्रुप्स तो काफ़ी कम एक्टिव हैं अभी बांग्लादेश में, लेकिन इनलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो आते रहते हैं। नेक्स्ट इशू है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स इन बॉर्डर मैनेजमेंट। देखो दिक्कत ये है, कई जगह पे आपको पैरामिलिट्री के फोर्सेस जो हैं जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, ये बॉर्डर को गार्ड करते मिलेंगे और वहीं पर आपको इंडियन आर्मी के जवान भी बॉर्डर की मैनेजमेंट में दिखेंगे, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में जितना भी उनका बॉर्डर है, एक ही एजेंसी को, एक ही फोर्स को जिम्मेदारी है कि बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने की। बट हमारे देश में कुछ फोर्सेस जो हैं वो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती हैं, कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री को करती हैं और कुछ डायरेक्ट आर्मी को करती हैं। तो एफर्ट्स का डुप्लीकेशन होता है। एक ही फोर्स हो ना पूरे बॉर्डर को मैनेज करने में, जो चीज़ें काफ़ी आसान हों। आगे सजेशन में एक इसी से संबंधित पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। देखो ऑब्जर्वेशन टावर्स, बंकर्स, बॉर्डर फ्लड लाइट्स, इनका अभाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बजट कम एलोकेट होता है। अब कम पैसे मिलेंगे तो कम इक्विपमेंट्स आपको मिलेंगे बॉर्डर एरियाज में। नेक्स्ट है लैक्स इन इंटेलिजेंट एफर्ट्स। देखो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से इक्विप नहीं हैं बॉर्डर मैनेजमेंट को हैंडल करने में, क्योंकि इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा पुअर है और रिसोर्सेज का अभाव है बॉर्डर फोर्सेस के पास में। नेक्स्ट है अनलॉफुल माइग्रेशन। गैर कानूनी ढंग से बॉर्डर एरियाज में माइग्रेशन होता रहता है पड़ोसी देशों से, और इससे दिक्कत एक क्रिएट हो गई है कि बॉर्डर में हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी डेमोग्राफी प्रोफाइल भी काफ़ी चेंज हो गई है। जैसे एग्जांपल है असम का। असम में जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है काफ़ी चेंज हो गई है। नेक्स्ट है ओवर पॉपुलेशन इन बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरियाज में पॉपुलेशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? इलीगल माइग्रेशन की वजह से। जबकि होता यह है बॉर्डर एरियाज में पॉपुलेशन कम होती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन काफ़ी कम है। खास करके देखो बांग्लादेश के साथ लगता जो एरिया है वहाँ पे कहीं कहीं पर आपको 700-800 लोग रहते मिलेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जबकि बांग्लादेश की साइड आपको 1000 पर्सन्स रहते मिलेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखो जो बॉर्डर स्टेट्स हैं हमारे देश में, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी काफ़ी रहती है, जिस वजह से सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने बात की बॉर्डर मैनेजमेंट की। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में क्या क्या इश्यूज आते हैं। सबसे पहले तो देखो वही बात, बॉर्डर मैनेजमेंट बाय मल्टीपल अथॉरिटीज। काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ के द्वारा बॉर्डर की मैनेजमेंट की जाती है, इसलिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। बॉर्डर की मैनेजमेंट थोड़ा देखो इनएफिशिएंट है, क्योंकि कुछ एरियाज में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल है और दूसरे प्लेसेस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्सिबल है बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए, तो मैनेजमेंट थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इनएडिक्वेट बजटरी एलोकेशन, इनफ फंड्स एलोकेट नहीं होते। नेक्स्ट है नहीं कुछ दिक्कत है, हाँ अब ठीक है। इंप्लीमेंटेशन इशू 2017 में देखो कैग ने पॉइंट आउट किया था 73 रोड्स जो कंप्लीट करनी थी मार्च 2016 से पहले, लेकिन 73 में से सिर्फ 22 रोड्स कंप्लीट हो सकी, और इवन स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइंस के साथ भी ऐसा ही हाल है, जल्दी से प्रोजेक्ट कंप्लीट होते नहीं हैं। मतलब ये है पॉइंट का। इसके बाद नेक्स्ट है पुअर मॉनिटरिंग इशू। मॉनिटरिंग देखो ठीक से नहीं होती, इसलिए कई बार जो काम होता है, मतलब रोड्स जिस क्वालिटी की कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए उस क्वालिटी की कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाती। उसी प्रकार से पुअर राइडिंग कंडीशंस, फॉल्टी डिज़ाइन, ये सब देखने को मिलता है। किस वजह से? क्योंकि अच्छे से सुपरविजन नहीं होता, अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं होती। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखो स्टाफ की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहा है, स्किल्ड वर्कफोर्स का अभाव है, कमी है, और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स पे डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है बॉर्डर एरियाज में प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए।
अब इसके बाद हम बात करें स्टेप्स क्या लिए गए हैं सरकार के द्वारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का मकसद देखो ये है, वो लोग जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं उनकी देखो अलग तरह की नीड्स होती हैं, तो उन नीड्स को पूरा करना, मतलब उन लोगों की नीड्स के हिसाब से वहां पे डेवलपमेंट लेके आना, ताकि देश की सिक्योरिटी के साथ साथ बॉर्डर एरियाज में लोग जो रहते हैं उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। नेक्स्ट है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, BIM। ऑलमोस्ट 60 के आसपास प्रोजेक्ट्स एलोकेट किए गए हैं इस प्रोग्राम में, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, हेलीपैड्स, प्रमोशन ऑफ बॉर्डर टूरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स। 61 रोड्स प्लान किए गए थे फर्स्ट फेज में, 36 कंप्लीट कर लिए गए हैं। बॉर्डर एरियाज में प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए जनरल अप्रूवल मिल जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। इसके बाद लास्ट है क्रिएशन ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NHIDCL। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस एजेंसी ने ले लिए हैं BRO से, ताकि जो डिले हो रहा है उसे एड्रेस किया जा सके। ये कुछ स्टेप्स हैं जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं। अब देखो लास्ट में बात आती है टेक्नोलॉजी कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है बॉर्डर मैनेजमेंट में। पहला पॉइंट है कीपिंग ए चेक ऑन इनफिल्ट्रेशन। देखो इनफिल्ट्रेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है लैंड पर, अंडर वाटर, एयर और टनल्स में टेक्नोलॉजी की सहायता से। कैसे? CCTV कैमरास लगा के, थर्मल इमेजर्स और नाइट विजन डिवाइसेस की सहायता से। नेक्स्ट है फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। बॉर्डर एरियाज में टेक्नोलॉजी की सहायता से ज़्यादा ट्रेड इंश्योर किया जा सकता है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस पर आधारित हैं बिटकॉइंस, इसी टेक्नोलॉजी की सहायता ली जा सकती है बॉर्डर एरियाज में ट्रेड को स्मूथ बनाने के लिए और ट्रेड वॉल्यूम्स को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम। देखो अभी भी काफ़ी जगहों पर जो बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है टोटली ह्यूमंस पर है, टेक्नोलॉजी फैक्टर जो है वो 0 है। जबकि देखो ह्यूमन सर्विलियंस हर जगह पॉसिबल नहीं है, और हर जगह ह्यूमन सर्विलियंस के टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉम्प्लेक्स टास्क भी हैं। तो अपग्रेडिंग की जा सकती है एग्जिस्टिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी की सहायता से। इसके साथ साथ देखो जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, रेडार सैटेलाइट्स विद सिंथेटिक एपर्चर रेडार सेंसर्स, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है हर प्रकार के टेरेन को मॉनिटर करने के लिए और इवन ऑल वेदर इनपुट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो इससे देखो इंटेलिजेंस इनपुट्स और सर्विलियंस बेहतर ढंग से की जा सकती हैं। इवन मधुकर गुप्ता कमेटी रिपोर्ट ने रेकमेंड किया था कि बॉर्डर एरियाज में जो अभी वल्नरेबिलिटीज हैं उनको एड्रेस करने की आवश्यकता है, खास करके पाकिस्तान के साथ लगता हमारा जो बॉर्डर है। और मधुकर गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ये लॉन्च किया गया था 2015 में। तो इसको लॉन्च करने के बाद में जो वल्नरेबिलिटीज हैं, कमियां हैं, गैप है बॉर्डर एरियाज में प्रोटेक्शन से संबंधित, उस गैप को काफी हद तक एड्रेस किया जा चुका है। अब बारी आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में देखो ये कहा जाता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सरकार जो पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं पड़ोसी देशों के साथ उसे एड्रेस करें। कहने की बात है वैसे, अब बॉर्डर डिस्प्यूट को एड्रेस करना आसान काम तो है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है अवॉइडिंग डाइवर्जन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। अभी देखो क्या होता है, जैसे बॉर्डर एरियाज में जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, फॉर एग्जांपल BSF, ITBP, इनको कुछ इंटरनल वर्क्स के लिए भी असाइन कर दिया जाता है। जैसे इलेक्शंस करवाने में BSF, ITBP भूमिका निभाती हैं, CRPF सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं, लेकिन CRPF बॉर्डर एरियाज में नहीं होती। इसके बाद कुछ ITBP के बटालियंस का इस्तेमाल किया जाता है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी, तो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ आर्मी। इस पॉइंट में देखो ये कहा जाता है जहां जहां पे सेटल्ड बॉर्डर है ना, वहां पे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल कर लिया जाए, जैसे BSF का या फिर ITBP का। लेकिन जहां जहां पे डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, जैसे लद्दाख एरिया में LAC की परसेप्शन अलग अलग है, वहां पे इंडियन आर्मी को ही डिप्लॉय किया जाए। नेक्स्ट है फॉलो वन फोर्स वन बॉर्डर प्रिंसिपल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया।
जहां जहां पर देखो इंडिया का बॉर्डर है वहां पे एक ही फोर्स होनी चाहिए पूरे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। लास्ट में है फोकसिंग ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेजी से डेवलप किया जाए। तो ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया सिलेबस का, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट से संबंधित। अब लास्ट में जो आर्टिकल है वो देखो डिजिटल टैक्स से संबंधित है। इसमें देखो बेसिक्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो नए पॉइंट्स हैं आर्टिकल में वो डिस्कस करते हैं। जैसे यूएसए की तरफ से इनडायरेक्ट धमकियां मिल रही हैं कि अगर इंडिया डिजिटल सर्विस टैक्स को नहीं हटाता है तो फिर हम भी इंडिया से इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर टैरिफ लगा सकते हैं, ऐसा यूएस ने इनडायरेक्ट धमकी दी है। बट देखो आर्टिकल में कहा जाता है यूएस गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि बेशक ये डिजिटल सर्विस टैक्स जो है वो यूएस की कंपनीज के लिए इनकन्वीनियंट है, बट देखो ज़्यादातर जो डिजिटल कंपनीज हैं वो यूएसए की ही हैं, इसलिए ये डिजिटल सर्विस टैक्स यूएसए के लिए नहीं है, ये डिजिटल कंपनीज के लिए हैं। अब वो बात अलग है कि ज़्यादातर बड़ी डिजिटल कंपनीज आपकी ही हैं। अगर देखो यूएसए डिजिटल सर्विस टैक्स के खिलाफ इंडिया से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ लगाता है तो फिर इंडिया भी ऐसा कर सकता है। इससे देखो तनाव जो है ट्रेड रिलेशंस में दोनों देशों के बीच और ज़्यादा बढ़ सकता है। जबकि देखो यूएसए को ये करना चाहिए, लीगल वेज और मैकेनिज्म भी हैं इस डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने के लिए। जैसे बेशक ट्रंप के कार्यकाल में डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म था वो ठंडे बस्ते में था, बट अब बाइडेन राष्ट्रपति बन गए हैं, उसे फिर से रिवाइव किया जा सकता है। इसके साथ साथ देखो यूएसए की सरकार को यह भी समझना चाहिए कि डिजिटल सर्विस टैक्स तो सिर्फ ये एक इंटरिम मेजर है, ताकि अभी जो चैलेंजेस आए हैं डिजिटल इकोनॉमी से संबंधित उसको काउंटर करने के लिए, जब तक कि ओईसीडी ये एक फाइनल सॉल्यूशन नहीं लेकर आ जाता है कि कैसे डिजिटल कंपनीज पर टैक्स लगाया जाए, तब तक सिर्फ ये एक इंटरिम सॉल्यूशन है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो इसको लेके आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने एक्सट्रैक्ट किए, 2-3 ही पॉइंट थे इंपॉर्टेंट। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।